तो नए चैप्टर की शुरुआत करते हैं जिसका नाम है बच्चों वर्क, एनर्जी और पावर। तो सबसे पहले अगर मैं वर्क के ऊपर आऊं तो हमारी स्केलर क्वांटिटी है वर्क। अभी बेसिकली हम लोग मैकेनिकल वर्क की बात करें कि एक मैकेनिकल फोर्स कितना काम करेगा। तो मैकेनिकल फोर्स काम कैसे करेगा, बॉडी की डिस्प्लेसमेंट करा के। तो बॉडी के ऊपर कितना फोर्स लगा है और उसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच में डॉट प्रोडक्ट निकालूं तो मुझे वर्क डन दे देगा। अगर मानो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर हो तो ऑब्वियस सी बात है वर्क डन 0 आ गया। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो या फिर एटलीस्ट फोर्स का कोई कंपोनेंट ही डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में हो तो पॉजिटिव काम आ गया। अगर फोर्स डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट हो या फिर फोर्स का कोई कंपोनेंट डिस्प्लेसमेंट के ऑपोजिट हो तो नेगेटिव काम आ गया। तो वर्क एनर्जी थ्योरम यही बोलता है कि भाई देखो, अगर बॉडी के ऊपर पॉजिटिव काम हुआ है तो जितना भी बॉडी के ऊपर पॉजिटिव काम हुआ है बॉडी की काइनेटिक एनर्जी उतनी इंक्रीज हो जाएगी। कमेंट सेक्शन में इंटरैक्शन चाहिए। अगर बॉडी के ऊपर नेगेटिव काम हुआ है तो बॉडी के ऊपर जितना भी नेगेटिव काम हुआ है बॉडी की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी। और अगर मानो बॉडी के ऊपर काम ही नहीं हो रहा है, काम ही नहीं हो रहा है मतलब या तो फोर्स ही नहीं लगा है या फोर्स लगा है डिस्प्लेसमेंट नहीं आ रहा है या फिर फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक दूसरे से परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, जैसे सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा होता है। तो ऐसे सिनारियो में फोर्स तो है, ऐसे सिनारियो में फोर्स ने कोई काम ही नहीं किया है, फोर्स ने कोई काम ही नहीं किया है तो बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो यही हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम। फिर मेरे पास यहाँ पर बच्चों दो तरीके के फोर्सेज आते हैं, एक आते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, एक आ जाते हैं मेरे पास नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो कंजर्वेटिव फोर्स बेसिकली वो फोर्सेस हैं जो बॉडी की मैकेनिकल एनर्जी कभी भी नहीं छेड़ते। बॉडी के अंदर जो एनर्जी है दो तरीके की है, एक मैकेनिकल एनर्जी जिसको हम मैकेनिक्स में स्टडी करते हैं, और जितनी भी फॉर्म की एनर्जी जो मैकेनिकल नहीं है जिसको हम लोगों ने कॉमन अम्ब्रेला टर्म दे दिया नॉन मैकेनिकल एनर्जी। सो आई कैन से दैट द टोटल एनर्जी ऑफ द यूनिवर्स इज द मैकेनिकल एनर्जी प्लस एवरी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज नोन एज द नॉन मैकेनिकल एनर्जी। तो कंजर्वेटिव फोर्स वो फोर्स है जो मैकेनिकल एनर्जी को नहीं छेड़ते। कि भाई मानो अगर बॉडी के ऊपर फॉर एग्जाम्पल मानो अगर बॉडी के ऊपर चाहे इस फोर्स ने जैसा मर्जी काम किया हो, इसने भले काइनेटिक एनर्जी को जैसे मर्जी चेंज किया हो, इसने चाहे पोटेंशियल एनर्जी को जैसे मर्जी चेंज किया हो, ये मैकेनिकल एनर्जी नहीं छेड़ेगा। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स वो है जो मैकेनिकल एनर्जी को छेड़ देता है, जैसे कि फ्रिक्शन। अगर मानो फ्रिक्शन ने बॉडी के ऊपर 20 जूल का काम किया, मतलब काइनेटिक एनर्जी गई, मतलब मैकेनिकल एनर्जी गई 20 जूल की। तो ऐसे फोर्स जो मैकेनिकल एनर्जी को छेड़ सकते हैं वो नॉन कंजर्वेटिव हैं, जो मैकेनिकल एनर्जी को नहीं छेड़ सकते वो कंजर्वेटिव है। बाकी इन दोनों छोड़ो, इन दोनों के बाप में इतना दम नहीं है कि वो टोटल एनर्जी को छेड़े। टोटल एनर्जी को कोई भी नहीं छेड़ सकता, चाहे बॉडी के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लगे या बॉडी के ऊपर नॉन कंजर्वेटिव फोर्स लगे। द टोटल एनर्जी इज ऑलवेज गोइंग टू बी कंजर्व्ड, जिसको कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोला जाता है। दूसरा आ जाता है कंजर्वेशन ऑफ नॉन मैकेनिकल एनर्जी, जो सिर्फ और सिर्फ तब वैलिड है जब बॉडी के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लग रहा हो। कि ओनली एंड ओनली व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी, ओनली एंड ओनली देन द मैकेनिकल एनर्जी इज गोइंग टू बी कंजर्व्ड. If a non-conservative force is acting on the body, then the mechanical energy is not going to be conserved. So I can say that the conservation of energy is valid no matter what. But the conservation of mechanical energy is valid only and only when a conservative force is acting on it. तो अगर मानो मैं इन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में और चीजें बताऊं तो देखो, कंजर्वेटिव फोर्स कभी भी बॉडी के ऊपर काम कर रहा होता है ना, तो बॉडी ने कितना पाथ लिया है, कैसा पाथ लिया है, उसके ऊपर वर्क डन कभी नहीं डिपेंड करेगा। जैसे कि मानो तुम ग्राउंड से बॉडी को 10 मीटर की हाइट से उठा रहे हो, तो तुम बॉडी को चाहे तो सीधा सीधा उठा लो या फिर इस तरीके से ऐसे करके उठा लो या फिर तुम इसको ऐसे करके उठा लो। बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है इट इज mg मल्टीप्लाइड बाई 10 mgh। तो ऐसे फोर्सेस जिनकी वजह से जो काम है सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड करते हैं, इनिशियल से फाइनल पॉइंट तक तुम कैसे गए हो इस पे नहीं डिपेंड करते हैं, दोज आर द कंजर्वेटिव फोर्सेस, सो दे आर नॉट पाथ डिपेंडेंट। द वर्क डन बिकॉज ऑफ कंजर्वेटिव फोर्सेस इज नॉट पाथ डिपेंडेंट, बट द वर्क डन बाय अ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स विल डिपेंड ऑन द पाथ। तो जो तुम्हारे सबसे इंपॉर्टेंट फोर्सेस तुम्हारे सिलेबस में है उनको अगर मैं कैटेगराइज करूं तो बच्चों जितने भी फ्रिक्शन वाले फोर्सेस हैं, जितने भी रेजिस्टिव फोर्सेस हैं, जैसे कि विस्कस फोर्स हो गया, मैकेनिकल फ्रिक्शन हो गया, एयर फ्रिक्शन हो गया, ये सारे नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। बाकी जो तुम ग्रेविटेशनल फोर्स करते हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स करते हो, मैग्नेटिक फोर्स करते हो, जो स्प्रिंग टेंशन के जो स्प्रिंग फोर्स होता है, जो टेंशन इन द स्ट्रिंग होता है, ये सारे के सारे कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं।
तो यहीं से ना हमारा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी भी डिफाइन होता है कि चलो हम लोगों ने बात कर लिया कि अगर मानो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स बॉडी के ऊपर लग रहा है तो क्या होगा, कि अब अगर मानो मैं बात करूं कि अगर बॉडी के ऊपर मैकेनिकल फोर्स लग रहा हो क्योंकि हम लोग मैकेनिक्स कर रहे हैं, बिकॉज दिस टॉपिक इज मोर इम्पोर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस, कि मानो अगर बॉडी के ऊपर एक मैकेनिकल बॉडी के ऊपर एक कंजर्वेटिव फोर्स लगा, मानो बॉडी के ऊपर कंजर्वेटिव फोर्स लगा और उसने काम कर दिया 20 जूल का, पॉजिटिव 20 जूल का, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ये बोलता है कि उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है इंक्रीज कर जानी चाहिए 20 जूल से। लेकिन कंजर्वेटिव फोर्स है, मैकेनिकल एनर्जी चेंज नहीं कर सकता, तो अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो गई 20 जूल से, मतलब पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो जाएगी 20 जूल से। वैसे एक और एग्जांपल दूं, मानो एक कंजर्वेटिव फोर्स लगा बॉडी के ऊपर और उसने बॉडी के ऊपर काम किया -30 जूल का, तो -30 जूल का काम किया है, इसका मतलब इसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो डिक्रीज कर जाएगी 30 जूल से। मैकेनिकल एनर्जी में कोई चेंज नहीं आया है, तो अगर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हुई 30 जूल से, इसका मतलब जो पोटेंशियल एनर्जी है इंक्रीज हो जाएगी 30 जूल से। यही हमारे कंसेप्ट और सारे क्वेश्चन में ये जो जैसे हम लोगों ने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ किया था, फिर क्वेश्चंस ही चल रहे थे। अब आगे सारे के सारे क्वेश्चन ही है। जैसे कि हम लोग ऐसा करते हैं, शुरुआत करते हैं यहाँ पर हम लोग स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड स्टॉपिंग टाइम वाले क्वेश्चन से। देखिएगा, जैसे कि मानो मैं तुम्हें बोलूं कि एक बॉडी है, m मास की बॉडी है जिसकी काइनेटिक एनर्जी थी E, तो अभी एक रेजिस्टिव फोर्स के एक्शन के अंडर मूव करने लगी, तो ऑब्वियस सी बात है धीरे धीरे उसकी काइनेटिक एनर्जी कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई, एक पॉइंट के ऊपर आके जीरो हो गई। तो उसने कितना डिस्टेंस मूव किया है बिफोर दी स्टॉपिंग, दैट इज दी स्टॉपिंग डिस्टेंस। कितना टाइम ये मूव की है बिफोर दी स्टॉपिंग, इट इज दी स्टॉपिंग टाइम, है ना। तो मैं स्टॉपिंग डिस्टेंस मेरे यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम से लगा सकती हूँ, निकाल सकती हूँ कि मानो अगर F का रेजिस्टिव फोर्स लगा है और बॉडी D के डिस्टेंस को मूव करने के बाद अगर स्टॉप कर रही है, तो आई कैन से कि उस रेजिस्टिव फोर्स ने जिस मैग्नीट्यूड का काम किया है इट इज दिस, इतने ही मैग्नीट्यूड से काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है, तो पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है, इट इज द डिक्रीज इन द काइनेटिक एनर्जी ना, तो काइनेटिक एनर्जी तो पूरी की पूरी डिक्रीज हो गई। तो ये मेरे पास आ गया इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। तो तुम देख पा रहे हो कैसे स्टॉपिंग डिस्टेंस को हम लोग इनिशियल काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय रेजिस्टिव फोर्स की फॉर्मेट में लिख सकते हैं। याद नहीं करना है, निकालना आना चाहिए। तो यहाँ पर बड़े क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे कि मानो अगर मैं तुम्हें बोलूंगी दो बॉडीज हैं, दोनों की सेम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, दोनों सेम स्टॉपिंग डिस्टेंस के अंडर मूव किए, दोनों सेम रेजिस्टिव फोर्स के अंडर मूव किए, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों का स्टॉपिंग डिस्टेंस सेम हो गया, क्योंकि हम लोगों ने अभी पढ़ा है ना कितना रेजिस्टिव फोर्स है मल्टीप्लाइड बाय द स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो ये हो गया कि उस रेजिस्टिव फोर्स ने कितनी काइनेटिक एनर्जी कम कर दी, तो सारी की सारी कर दी ना। दिस इज इक्वल टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, सो दिस इज व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट। लेट अस अज्यूम देयर आर टू बॉडीज, दोनों की सेम इनिशियल काइनेटिक एनर्जी थी, दोनों सेम रेजिस्टिव फोर्स के अंडर मूव करते हैं, तो स्टॉपिंग डिस्टेंस सेम आएगा, स्टॉपिंग डिस्टेंस सेम आएगा। मानो अगर दोनों सेम वेलोसिटी से मूव कर रहे होते कि भाई एक मूव कर रहा है v की वेलोसिटी के साथ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, दूसरा मूव कर रहा है v की वेलोसिटी के साथ तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी है, दोनों सेम रेजिस्टिव फोर्स के अंडर मूव करते हैं, तो अगर एक का स्टॉपिंग डिस्टेंस d1 है, एक का स्टॉपिंग डिस्टेंस d2 है, तुमसे रेशियो पूछा जाएगा। तो मैं तुम्हें बोल रही हूँ हमेशा डिफाइन करो, रिलेट बाद वाली बात होती है, पहले डिफाइन करो, सब क्लास में हो चुका है। मेरा कंसेप्ट सिर्फ इतना है कि भाई देखो कितना रेजिस्टिव फोर्स है मल्टीप्लाइड बाय स्टॉपिंग डिस्टेंस, वो मुझे देगा बॉडी की कितनी काइनेटिक एनर्जी गई, तो बॉडी स्टॉप हो गई ना, पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी गई। सो दिस इज इक्वल टू द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, दिस इज इक्वल टू हाफ m मल्टीप्लाइड बाय इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो अब अगर आप बोल रहे हैं कि दोनों के ऊपर सेम रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, दोनों की सेम इनिशियल वेलोसिटी है, देन स्टॉपिंग डिस्टेंस बिकम्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। So stopping distance 1 by stopping distance 2 it is equal to m1 by m2, है ना। एक तो ये आ गया। फिर आई एम होपिंग इसमें कोई दिक्कत नहीं, अगर मुझे काइनेटिक एनर्जी को अगर मानो मोमेंटम से रिलेट करना हो, जैसे कि अगर मानो मैं काइनेटिक एनर्जी को लिखूं इट इज हाफ mv स्क्वायर, मानो मैं ऊपर m मास और नीचे m मास मल्टीप्लाई कर दूं तो ऊपर तो आ जाता है mv का स्क्वायर, नीचे आ जाता है 2m, तो काइनेटिक एनर्जी कैन बी रिटन इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय 2m, है ना, या फिर P कैन बी रिटन इज इक्वल टू √2 टाइम्स द मास मल्टीप्लाइड बाय द काइनेटिक एनर्जी। जनरल रिलेशनशिप है, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। अब मानो और क्वेश्चन कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोलूँ कि भाई मेरे पास ना m मास की एक बॉडी थी, L लेंथ की स्ट्रिंग से कनेक्टेड थी,
अब तुम्हें बोला हुआ है अगर मानो तुम इसको थीटा के एंगल से उठा दो, थीटा के एंगल से तुमने उठा दिया, अब तुम अगर थीटा के ये उठा दिया, अब तुम मानो अगर तुम यहाँ से छोड़ दो तो ये नीचे आएगा ना, नीचे आएगा, नीचे आएगा। तो तुमसे ये पूछा जा सकता है कि जब वो बॉटम मोस्ट पॉइंट से जाता है तो कितनी वेलोसिटी से जाता है। सो अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कि भैया देखो बॉडी ग्रेविटी के अंडर मूव कर रही है, जो सबसे इजी क्वेश्चन है। अगर बॉडी ग्रेविटी के अंडर मूव कर रही है मतलब जब तक ये m मास यहाँ से लेके यहाँ तक आता है उसकी जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आया है उतनी ही काइनेटिक एनर्जी से इंक्रीज आया है। सो आई कैन से कि भाई जितना भी A से लेके B तक जाते हुए जितना भी काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज आया है उतना ही पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आया है। पहले तो काइनेटिक एनर्जी थी नहीं, तो जो मेरी फाइनल काइनेटिक एनर्जी है वो है हाफ mv²। V की वैल्यू मुझे निकालनी है। जो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज आया है तो m मास की बॉडी अगर h की हाइट से नीचे जाती है तो पोटेंशियल एनर्जी में डिक्रीज इतने का आया है। तो v की वैल्यू मेरे पास √2gh है, तो मुझे सिर्फ यहाँ पर h की वैल्यू को सब्सटीट्यूट करना है कि भाई एक्चुअली में कितनी हाइट से नीचे गया है। तो तुम ये वाले ट्राइंगल की हेल्प ले लो। देखो ये वाले ट्राइंगल की हेल्प लो, सब क्लास में बच्चों हो चुका है। ये वाले ट्राइंगल की हेल्प लो, ये वाली जो लेंथ है वो l है, तो अगर ये थीटा है तो ये l cos थीटा आ गया। तो तुम देखो यहां से लेके यहां तक है l, गौर फरमाइएगा, यहां से लेके यहां तक है l, यहां से लेके यहां तक है l cos थीटा। तो h की वैल्यू मैंने निकाल ली कि h की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, l माइनस l cos थीटा। सब हो चुका है क्लास में। उसी तरीके से ये वाले क्वेश्चन का रिवीजन करो। जब ना हमारे पास एक चेन इस तरीके से हैंग कर रही होती है, मानो m मास की चेन है जिसकी लेंथ की वैल्यू है l, वो इस तरीके से हैंग कर रही है। मानो मैं उसको बोलूं कि इसका 1/n हिस्सा हैंग कर रहा है, लेट अस अज्यूम मैं तुम्हें बोलूं इसका 1/3 हिस्सा हैंग कर रहा है। तो 1/3 हिस्सा हैंग कर रहा है मतलब यहाँ पर इसका 1/3 मास है। इसका मतलब जो मास हैंग कर रहा है, जो इसके सेंटर ऑफ मास के ऊपर लाई करेगा, इट इज m/3। तो तुमसे अभी यहाँ पर यही पूछा जाएगा कि तुम्हें कितना काम करना पड़ेगा अगर तुम पूरी की पूरी चेन को टेबल के ऊपर लेके आना चाहते हो। तो मैं बोलूंगी मैं क्यों काम करूं, मुझे क्यों काम करना पड़ेगा, ये चीज खुद से क्यों नहीं हो रही है। तो यार देखो कोई भी चीज खुद से नहीं होगी अगर वो स्टेबिलिटी की टुवर्ड्स नहीं जा रही है। तो यहाँ पर मुझे काम इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि मैं इसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रही हूँ। तो मुझे जो भी काम करना पड़ेगा इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू मैं चेन की कितनी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा रही हूँ। तो ये जो पोर्शन था चेन का जो पहले ही टेबल के ऊपर था वो बाद में भी टेबल के ऊपर होगा। तो मैंने इसमें तो कोई पोटेंशियल एनर्जी में चेंज नहीं लेके आई। तो मैंने जो काम किया है वो मैंने काम किया इस हैंगिंग पोर्शन के ऊपर, क्योंकि इस हैंगिंग पोर्शन का जो सेंटर ऑफ मास है पहले टेबल से इतने हाइट नीचे था, अब जब पूरी की पूरी चेन टेबल के ऊपर आ चुकी है तो अब वो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है। तो मुझे जो काम करना पड़ा है इट इज इक्वल टू मैंने हैंगिंग पोर्शन के सेंटर ऑफ मास को कितने हाइट से उठाया है। कि मानो अगर हैंगिंग पोर्शन के सेंटर ऑफ मास की वैल्यू है स्मॉल m, तो अगर मानो मैं इसको h की हाइट से उठा रही हूँ तो मैंने जो काम किया इट इज mgh, कि मैंने पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज की है mgh से, तो मैंने काम किया है mgh का। तो लेट अस अज्यूम मैं तुम्हें क्वेश्चन देती कि इसका 1/3 पोर्शन हैंग कर रहा है। तो 1/3 पोर्शन हैंग कर रहा है मतलब ये जो पोर्शन हैंग कर रहा है उसके मास की वैल्यू आ गई m/3। 1/3 पोर्शन हैंग कर रहा है मतलब ये वाली लेंथ भी आ गई l/3। तो सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है ना, तो मैं m/3 को l/6 के डिस्टेंस से उठा रही हूँ। तो मुझे जो काम करना पड़ा है वो करना पड़ा है mgh का, कि मैंने इतने मास को उठाया है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के अगेंस्ट इतनी हाइट के साथ। दिस इज द इंक्रीज इन द पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज द वर्क दैट आई हैव टू डू। वी हैव डन दिस ऑल इन द क्लास, है ना। फिर मानो मैं तुम्हें एक और क्वेश्चन दूं, मैं तुम्हें ये बोलूं कि भाई मेरे पास ना एक रोप है, ध्यान दीजिएगा, मेरे पास एक रोप है, इस रोप की लेंथ है l, इस रोप की मास है कैपिटल M। मैंने इसके ना एक बाल्टी बांधी जिसके मास की वैल्यू है स्मॉल m। तो तुमसे ये पूछा जाएगा कि इस पूरे के पूरे सिस्टम को तुम ताकि बाहर निकाल सको तुम्हें कितना काम करना पड़ेगा। तो मैं बोलूंगी कि भाई मुझे उतना ही काम करना पड़ेगा जितना मैं पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रही हूँ। तो एक तो मैंने पोटेंशियल एनर्जी तब इंक्रीज की जब मैंने स्मॉल m मास को l की लेंथ से उठाया, और एक मैंने पोटेंशियल एनर्जी तब इंक्रीज की जब मैंने रोप को भी तो मैं ऊपर लेके गई हूँ। तो रोप का तो जो मास है वो यहाँ पर है कैपिटल M, तो रोप के मास को मैं l/2 के डिस्टेंस से उठा रही हूँ, तो ये मुझे अलग से काम करना पड़ा। तो मुझे टोटल जो काम करना पड़ा है इट इज इक्वल टू मुझे कितना काम करना
पड़ा बकेट के मास के ऊपर और मुझे कितना काम करना पड़ा रोप के मास के ऊपर, है ना। देखिए सारे के सारे क्वेश्चन है, कंसेप्ट तो बता दिए। अब मानो अगर मैं तुम्हें PYQ की तरफ लेके चलूं कि चलो ये तो हो गया हमारा डिस्कशन, अब जरा सा बात करें कि इसके ऊपर कैसे कैसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो देखो 2016 और 13 में डायरेक्ट डॉट प्रोडक्ट के ऊपर क्वेश्चन थे कि मानो तुम्हें वर्क डन, फॉर एग्जांपल वर्क डन दे दिया जाए 2i कैप प्लस 3j कैप, डिस्प्लेसमेंट तुम्हें दे दिया जाए i कैप माइनस j कैप, सॉरी फोर्स तुम्हें ये दे दिया जाए, डिस्प्लेसमेंट ये दे दिया जाए, वर्क डन पूछा जाए। ऐसे क्वेश्चन 2016 और 13 में पूछे गए थे, तो आराम से निकाल सकते हो। डॉट प्रोडक्ट तुम्हें करना है, 2i कैप और i कैप का डॉट प्रोडक्ट 2 आ गया, 3i कैप और नेगेटिव j कैप का डॉट प्रोडक्ट -3 आ गया। ऐड कर दो तो आंसर कितना आ गया -1, मतलब -1 जूल का काम हुआ है ना। 2016 और 13 में ऐसे डॉट प्रोडक्ट से क्वेश्चन आए थे। अब बच्चों 2015 और 2019 में वेरिएबल फोर्स दिया हुआ था और तुम्हें पूछा हुआ था अगर बॉडी यहां से लेके यहां तक खिसके तो कितना काम होता है। फॉर एग्जाम्पल मानो मैं तुम्हें बोलूं कि भाई एक फोर्स है जिसकी वैल्यू है 2x + 4, तो तुम्हें बोला हुआ है जब तुम x = 1 से लेके x = 3 तक जा रहे हो तो बॉडी के ऊपर कितना काम हुआ है। तो मैं बोलूंगी कि भाई देखो कांस्टेंट फोर्स की वजह से काम निकालना है तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगी, वेरिएबल फोर्स की वजह से काम निकालना है तो मैं x के साथ मल्टीप्लाई नहीं करूंगी, x के साथ इंटीग्रेट करूंगी। तो यहाँ पर वर्क डन निकालने के लिए मुझे f की इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी डिस्प्लेसमेंट के साथ। ये मेरे पास आ गया 2x² + 4x, ये मेरे पास आ गया x² + 4x। अब मैं वो काम निकालना चाहती हूँ जो x = 0, x = 1 से 3 तक जाने में लग रहा है, तो यहाँ पर आ गया 1, यहाँ पर आ गया 3, ये आ गया आंसर। तो ऐसा क्वेश्चन इंटीग्रेशन बेस्ड जो क्वेश्चन है 2015 और 19 में पूछा गया था। अब बच्चों एक क्वेश्चन पूछा गया था 2015 में, वो ध्यान से देखना क्या था। तो तुम्हें बोला गया था कि मेरे पास एक m मास की बॉडी है, m मास की बॉडी को मैं v0 की स्पीड के साथ नीचे फेंक रही हूँ। मेरे पास m मास की बॉडी है, मैंने उसको v0 की स्पीड के साथ नीचे फेंका, यहां पर ग्राउंड के साथ कोलिजन हुआ, कोलिजन के दौरान उसकी 50% एनर्जी चली गई। 50% एनर्जी के जाने के बावजूद वो h की हाइट से राइज करता है। तो तुमसे यहाँ पर फिर बच्चों यही पूछा हुआ है कि यहाँ पर h की वैल्यू बताओ कितनी होगी, कि h को जरा सा v0 के टर्म्स में लिखो या फिर v0 को h के टर्म्स में लिखो। तो मैं यही सोचूंगी ना, समझो, मैं यहाँ पर यही बोलूंगी ना कि मुझे ये बोला हुआ है कि मानो यहाँ पर कुछ एनर्जी E थी, यहाँ पर कोलिजन हो गया, आधी एनर्जी चली गई, तो यहाँ पर एनर्जी है E/2, है ना। यहाँ पर एनर्जी है मेरे पास E/2। अब बॉडी ग्रेविटी के अंडर मूव करी, उसकी वजह से मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन रहा, तो यहाँ पर भी एनर्जी मेरे पास आ गई E/2। तो मैं यहाँ पर फिर इक्वेशन लगाऊंगी कि भाई मैं यहाँ पर ये बोल सकती हूँ कि यहाँ पर जो एनर्जी है उसकी आधी एनर्जी यहाँ पर है। तो यहाँ पर जो बच्चों एनर्जी है इट इज व्हाट, यहाँ पर जो एनर्जी है इट इज हाफ mv0 का स्क्वायर प्लस mgh। इसकी आधी एनर्जी कहां पर है, यहां पर है, विच इज इक्वल टू mgh। तो अब इसको सॉल्व कर लोगे तो तुम्हारे पास v0 की वैल्यू h की टर्म्स में आ जाएगी। तो अगेन बच्चों ये क्वेश्चन डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, द ओनली थिंग दैट यू एक्चुअली हैड टू डू हियर वाज टू पुट द स्टेटमेंट्स इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन। कि तुम्हें देखो v0 और h को लिंक करने को बोला हुआ है, तो v0 ये वाले पॉइंट से एसोसिएटेड है, h ये वाले पॉइंट से एसोसिएटेड है। अब हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा सकते क्योंकि तुम्हें ऑलरेडी बोला हुआ है कि 50% एनर्जी कोलिजन के दौरान गई। मतलब अगर मानो यहाँ पर 6 जूल की एनर्जी थी, 50% गई, यहाँ पर 3 जूल बच गई। अब बॉडी ग्रेविटी के अंडर मूव करे तो अब हर एक पॉइंट के ऊपर 3 जूल की एनर्जी है। तो मैंने यहाँ पर स्टेटमेंट पढ़ी और इक्वेशन लिखा कि भाई यहाँ पर जो एनर्जी है वो इसकी आधी है। तो यहाँ पर एनर्जी है mgh, यहाँ पर एनर्जी है हाफ mv0² प्लस mgh। सो हाफ mv² प्लस mgh इट इज इक्वल टू mgh। तो मेरे पास आंसर आ गया, नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो 2015 में क्वेश्चन पूछा गया था वो बच्चा क्वेश्चन है, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का बच्चा क्वेश्चन है। कि तुम्हें बोला गया कि 4m की बॉडी रेस्ट के ऊपर थी, अब एक्सप्लोजन हुआ जिसकी वजह से m मास की बॉडी v की वेलोसिटी से ऐसे गई, m मास की बॉडी v की वेलोसिटी से ऐसे गई, 2m मास की बॉडी कुछ वेलोसिटी से गई।
तो तुमसे पूछा हुआ था कि कितनी काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई है कोलिजन की वजह से। तो बेसिकली जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई है जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुई है एक्सप्लोजन की वजह से, वो आगे इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर और इसकी काइनेटिक एनर्जी हाफ 2m मल्टीप्लाइड बाय v1 का स्क्वायर। तो तुम्हें यहाँ पर सिर्फ v1 निकालना था। तो भाई एक्सप्लोजन, वी हैव ऑलरेडी डन लॉज ऑफ मोशन, कभी भी एक्सप्लोजन होता है इंटरनल फोर्स की वजह से होता है। तो अगर पहले मोमेंटम जीरो था तो बाद में भी मोमेंटम जीरो रहेगा। तो अगर ये दोनों मिलके यहाँ पर √2mv का मोमेंटम क्रिएट करते हैं तो 2m मास भी एक ऐसी वेलोसिटी से मूव करेगा कि वो भी √2mv का मोमेंटम क्रिएट करे। तो देखो v0 की वैल्यू आ गई v की टर्म्स में, दैट्स इट। बाकी जो एरिया है फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ का वो हमें काम देगा। 2011 में यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट को मल्टीप्लाई करके वर्क डन आ रहा है ना, मतलब अगर मैं वाई एक्सिस पे फोर्स रखूं, एक्स एक्सिस पे डिस्प्लेसमेंट रखूं, तो एरिया अंडर द ग्राफ मुझे वर्क डन देगा। 2011 में यहाँ से क्वेश्चन था। फिर देखना 2009 में और 2017 में यहाँ से कुछ क्वेश्चन था कि तुम्हें देखो मेरे साइड में जो नेबर रहते हैं ना, उनसे उनके वाईफाई से कनेक्ट किया है। अब देखो अर्नव हैव सेव्ड द डे। हाँ जी, अब बताइए, अब ठीक है? अब तो ठीक होना चाहिए यार, अब तो मस्त स्पीड मुझे दिखाई दे रही है। कितना बुरा होता ना यार अगर मानो क्लास को कुछ हो जाता, कितना बुरा होता है यार बच्चों, कितना बुरा होता। चलिए आ जाइए। तो यही ये 2009 के क्वेश्चन से ही डिस्कशन शुरू करना है ना, आई बिलीव यहीं से लैग शुरू हुआ था। अब ठीक है, देखो यहीं से शुरू कर दूं, यहीं से शुरू कर दूं फटाफट से। शाला बिगिन, यहीं से दिक्कत आई थी तो यहीं से शुरू करते हैं। हाँ, तो देखो ना 2009 या फिर 2017 में बच्चों कुछ ऐसा क्वेश्चन था। अब सब बच्चे बिल्कुल टॉपिक के ऊपर वापस आ जाएंगे। वी हैव टू बी वेरी टाइम एफिशिएंट। पूरी क्लास 11th फिजिक्स को क्वेश्चंस के साथ रिवाइज करना बहुत बड़ी बात है ना। और हम लोगों को ये वी हैव टू सेट अ बेंचमार्क, है ना, कि सबसे कम टाइम में सारे कंसेप्ट्स, इतने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और क्वेश्चन की हेल्प से हम लोगों ने रिवाइज किया है। वी हैव टू डू दैट टेकिंग द लीस्ट अमाउंट ऑफ टाइम, है ना। अच्छा, तो यहाँ पर ना बच्चों हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था 2009 या और 2017 में, दोनों क्वेश्चन कुछ इस तरीके से थे कि 1 kg की बॉडी थी, हमने उसको 20 मीटर पर सेकेंड से फेंका और वो 18 मीटर की हाइट मूव करके रेस्ट के ऊपर आ जाती है। तो तुमसे यही क्वेश्चन पूछा गया था कि भाई बताओ यहाँ पर रेजिस्टिव फोर्स ने कितना काम किया, या फिर नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस ने कितना काम किया, या फिर यहाँ पर जो मैकेनिकल एनर्जी कितने अमाउंट से डिक्रीज हुई है। तो मैं इनिशियल मैकेनिकल एनर्जी निकालूंगी हाफ एम वी स्क्वायर, फाइनल मैकेनिकल एनर्जी निकालूंगी mgh। जितने से मैकेनिकल एनर्जी कम हुई है ऑब्वियसली बात है रेजिस्टिव फोर्स ने उतना ही कम किया है ना। कि फॉर एग्जांपल देखो ना, ये वाली वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, हाफ m मल्टीप्लाइड बाय 20 का स्क्वायर, तो ये मेरे पास कितना आ गया 200 जूल। पहले मैकेनिकल एनर्जी 200 जूल थी, अभी 1 kg की बॉडी 18 मीटर से आ चुके हैं, तो यहाँ पर इसकी मैकेनिकल एनर्जी mgh विच इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 18 विच इज इक्वल टू 180 जूल। तो मैं देख पा रही हूँ मैकेनिकल एनर्जी 20 जूल से कम हो चुकी है। इसका मतलब वर्क डन बाय द रेजिस्टिव फोर्सेस नेगेटिव 20 जूल, कि एक नेगेटिव काम हुआ है, एक नेगेटिव इम्पैक्ट वाला काम हुआ है। और ये एक ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट वाला काम हुआ है कि उसने मैकेनिकल एनर्जी को 20 जूल से खत्म कर दिया। एक बार जरा सा देख लीजिए, इस तरीके से हम लोग को इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करना था। ठीक है, आज तो बाप्पा, आज तो मतलब आज तुम्हारी चैट इतनी तेजी से जा रही है कि आधे बच्चों के मुझे मैसेज दिख नहीं रहे हैं। तो मैं बेसिकली कुछ बच्चों को यहाँ पर ब्लॉक कर रही हूँ ना, फास्ट वाले क्वेश्चन, ये जो स्पैमर्स हैं तो उनके नाम के ऊपर क्लिक करती हूँ, इतने वो गायब हो जाते हैं। अरे यार क्या हो रहा है ये। हाँ जी, देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं। अब मानो अगर मैं इसके नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलूं, वर्क एनर्जी
पावर के ही अगर मानो इस चैप्टर के मैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलूं तो नेक्स्ट मेरे पास आ जाते हैं बच्चों स्प्रिंग ब्लॉक प्रॉब्लम्स, है ना। तो अगर मानो मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू k है, इसका मतलब ये है कि मुझे k अमाउंट का फोर्स लगाना पड़ेगा। अगर मानो मैं इसको 1 मीटर से या तो खींचना चाहती हूँ या फिर 1 मीटर से मैं इसके अंदर कंप्रेशन लेके आना चाहती हूँ। तो अगर मानो मेरे पास एक स्प्रिंग है जिसके अंदर मैंने x का डिस्प्लेसमेंट करवाया है, मतलब मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगाया होगा kx का, और इसका मतलब इसके अंदर स्प्रिंग फोर्स भी जनरेट हुआ होगा kx का। तो ये जो एक्सटर्नल फोर्स होते हैं और स्प्रिंग फोर्स होते हैं सेम मैग्नीट्यूड के होंगे लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगे। एवरीथिंग वी हैव डन। के का मतलब होता है स्प्रिंग कांस्टेंट, मतलब कितना फोर्स लगाना पड़ेगा पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए। तो अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू बड़ी है इसका मतलब मुझे बड़ा फोर्स लगाना पड़ेगा पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए, मतलब वो जो स्प्रिंग है स्टिफ है। उसी तरीके से अगर स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू छोटी है मतलब मुझे छोटा फोर्स लगाना पड़ेगा पर यूनिट डिस्प्लेसमेंट लाने के लिए। इसका मतलब क्या कि उसको कंप्रेस करना या फिर इस तरीके से स्ट्रेच करना काफी ज्यादा इजी है, मतलब वो जो स्प्रिंग है मेरे पास लूज है। अब देखो यहाँ से एक तो जेन्युइन क्वेश्चन आया था 2023 में कि पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर, कि मानो तुम्हें बोला जाए कि ये तुम्हारे पास स्प्रिंग है, मानो जिसके स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है 4 न्यूटन पर मीटर। मानो तुम्हें बोला जाए कि अगर मानो तुम इसको 2 मीटर के साथ स्ट्रेच करो तो कितना तुम लोगों ने पोटेंशियल एनर्जी स्टोर किया है। तो पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर आता है, तो हाफ मल्टीप्लाइड बाय के मल्टीप्लाइड बाय एक्स का स्क्वायर, ये मेरे पास आ गया 16 जूल। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हमने जो यहाँ पर एक्सटर्नल काम किया है वो 16 जूल का है। इसका मतलब हम लोगों ने स्प्रिंग की जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई है उसकी वैल्यू 16 जूल है। इसका मतलब स्प्रिंग फोर्स ने जो काम किया है वो नेगेटिव 16 जूल है, क्योंकि स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट कम हो गया ना। एक्सटर्नल फोर्स ने कम किया स्प्रिंग फोर्स के अगेंस्ट, सो वर्क डन बाय द एक्सटर्नल फोर्स इज पॉजिटिव 16 जूल, वर्क डन बाय द स्प्रिंग फोर्स इज नेगेटिव 16 जूल। इस तरीके से, है ना। कैलकुलेशन में मिस्टेक हुई तो माफ कीजिएगा। अभी आई एम होपिंग दैट द कंसेप्ट इज हैज बीन रिवाइज्ड। अब यहाँ पर 2023 में एक ऐसा चिंगा क्वेश्चन आया था। फिर एक क्वेश्चन तुम्हें यहाँ पर 2015 में आया था कि मानो तुम 2 स्प्रिंग लो, एक के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू है, दूसरे के स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू इतनी है। तो तुम्हें पूछा गया था अगर मानो तुम दोनों को सेम फोर्स के साथ खींचते हो, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ब्रॉट इन देम एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन देम। सो दिस इज वेरी इजी। अगर आप मुझे बोल रहे हो मेरे पास 2 स्प्रिंग है, दोनों को मैंने सेम फोर्स के साथ खींचा है, तो कितने फोर्स के साथ खींचा है, इट इज स्प्रिंग कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय उतने फोर्स की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट आया है। अब अगर मैंने सेम फोर्स के साथ खींचा है तो जो डिस्प्लेसमेंट आया है इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्प्रिंग कांस्टेंट ना। सो आई कैन से x1 बाय x2 इट इज इक्वल टू k2 बाय k1। यहीं पे पूछा गया था व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड। तो यार पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर होती है, तो आई कैन से एनर्जी 1 बाय एनर्जी 2 इट इज इक्वल टू k1 बाय k2। और यहाँ पर मेरे पास आ गया x1 बाय x2 का स्क्वायर। अब तुम्हें जो ऑप्शंस है k की टर्म्स में दिए हुए थे तो तुमने x1 बाय x2 को k2 बाय k1 की टर्म्स में लिख दिया, तो यहाँ पर आया k1 बाय k2, यहाँ पर आ गया मेरे पास k2 का स्क्वायर बाय k1 का स्क्वायर, तो अल्टीमेटली आंसर आ गया k2 बाय k1। अगर मानो तुमसे ऑपोजिट क्वेश्चन पूछो, आपके बाद मैंने तुम्हें बोला कि दोनों को तुमने सेम डिस्टेंस के साथ स्ट्रेच किया है, तब बताओ व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स रिक्वायर्ड और what is the ratio of the spring force produced and what is the ratio of the potential energy stored। हमेशा डायरेक्ट चलो, अरे कैलकुलेट कर ले राम भाई खुद से, 8 होगा 4 होगा, कर लो खुद से कैलकुलेट। कंसेप्ट के ऊपर वापस आओ, वो बात काफी पीछे छूट चुकी है। हाफ के एक्स स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है। अब मैं तुम्हें यहाँ पर ये बोल रही हूँ, मानो आपके बार तुम 2 स्प्रिंग को सेम डिस्टेंस के साथ खींचो, तो F आ गया मेरे पास के एक्स। अब अगर x की वैल्यू दोनों सिनारियो में सेम है देन द फोर्स इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द k, सो f1 बाय f2 इज k1 बाय k2। ये इजी लगा होगा। अब तुमसे पूछा जाए व्हाट इज द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड, तो भाई पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करो। तुम रिलेट नहीं कर सकते अगर तुम डिफाइन नहीं कर पा रहे हो। तो पोटेंशियल एनर्जी को मैं करूंगी हाफ के एक्स स्क्वायर। अब की बार हम लोग यहाँ पर सिचुएशन दी हुई है कि x की वैल्यू सेम है, then the potential energy is directly proportional to the spring constant। तो ये आ गया। तो ऐसे अनगिनत क्वेश्चन बनते हैं, तुम लोगों को हमेशा डायरेक्ट अप्रोच लेके चलना है। वैसे देखो ना, यहाँ से ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं कि तुम लोगों ने मानो ये क्वेश्चन दे दिया जाए, देखना बच्चों, ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये मेरे पास एक स्प्रिंग थी, ठीक है। तो तुम्हें बोला जा रहा है कि अगर तुम स्प्रिंग को सबसे पहले तुमने 1 मीटर के साथ स्ट्रेच किया,
ठीक है, तुम्हें W1 का काम करना पड़ा। फिर अगर मानो तुम इसको फर्दर स्ट्रेच करते हो 1 मीटर से, तो यहाँ पर अगर W2 का काम करना पड़ा है तो दोनों को रिलेट करने को बोलेंगे। तो यार ऐसे अनगिनत क्वेश्चन बनते, जितना तुमने जो काम किया है, तुमने इसीलिए काम किया क्योंकि वो चीज खुद से नहीं होगी, तुमने इसीलिए काम किया है क्योंकि वो काम करके तुमने उसकी पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा दी। तो मैंने पहले जो काम किया है वो मैंने पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई है जब मैं x इज इक्वल टू 0 से x इज इक्वल टू 1 तक जा रही हूँ। तो मैंने जो काम किया है इट इज इक्वल टू हाफ के 1 का स्क्वायर माइनस हाफ के 0 का स्क्वायर। बाद में जो मैंने काम किया है वो मैंने काम किया है ताकि मैं पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ाऊं x इज इक्वल टू 1 से x इज इक्वल टू 2 तक जाने के लिए। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ी है इट इज हाफ के 2 का स्क्वायर माइनस हाफ के 1 का स्क्वायर। ऐसे प्रीवियस क्वेश्चन है। वर्क डन इज गोइंग टू बी, आप कितनी पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा रहे हैं, दैट्स इट। आप 0 से 1 तक जाइए, 1 से 2 तक जाइए, 2 से 10,000 तक जाइए, डज नॉट मैटर। आपने जो काम किया है या फिर आपको जो काम करना पड़ेगा इट इज गोइंग टू बी आपने स्प्रिंग में कितने पोटेंशियल एनर्जी को इंक्रीज किया, है ना। नेक्स्ट फिर बच्चों मेरे पास आ जाता है यहाँ पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो यार सर्कुलर मोशन तो सर्कुलर मोशन ही है। सर्कुलर मोशन में एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है, एक टेंजेंशियल फोर्स होता है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन होता है, एक टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होता है। सेंट्रीपिटल हर तरीके के सर्कुलर मोशन में होगा, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सिर्फ उस सर्कुलर मोशन में होगा जो नॉन यूनिफॉर्म है, जैसे कि हमारे वर्टिकल सर्कुलर मोशन। दादा तुमको देखो ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब ग्राउंड के परपेंडिकुलरली बॉडी घूम रही है ग्रेविटी के एक्शन के अंडर। तो मानो ये बॉडी थी, ग्रेविटी के अगेंस्ट ऐसे जा रही है, फिर दोबारा से वापस आ रही है, फिर ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रही है, फिर ग्रेविटी के साथ आ रही है। तो ये जो मेरे पास मोशन है दैट इज द वर्टिकल सर्कुलर मोशन, द वन दैट इज परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड। कि यहाँ पर ये जो प्लेन है ना ये हमारे ग्राउंड के परपेंडिकुलर है, इस तरीके से। तो यहाँ पर जो कुछ कुछ बातें फटाफट से बता देती हूँ। यहाँ पर लूपिंग द लूप की सिचुएशन होती है। चलो नंबर 1 पॉइंट, लूपिंग द लूप साइड में नंबर 1 पॉइंट, द मैकेनिकल एनर्जी इज गोइंग टू बी कंजर्व, दैट्स इट। अगर मानो मैं बोलूँ कि भाई यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी v थी, मैं तुमसे यहाँ पर वेलोसिटी पूछूं, कोई इक्वेशन नहीं याद करनी है। अगर तुमने मुझसे पढ़ा तुम्हें अच्छे से पता है वर्टिकल सर्कुलर मोशन में एक भी इक्वेशन नहीं है। तुम बोलोगे कि अगर हम बॉडी यहां से लेके यहां तक गई है, बॉडी इज मूविंग अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, ग्रेविटी हमारा अच्छा फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स है, मैकेनिकल एनर्जी को नहीं छेड़ेगा। तो अगर पोटेंशियल एनर्जी mgh से इंक्रीज हुई है तो काइनेटिक एनर्जी इतने से ही डिक्रीज होगी। सो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज mgh, इट इज काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज। काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज का मतलब क्या, पहले कितनी काइनेटिक एनर्जी थी माइनस बाद में कितनी काइनेटिक एनर्जी है। सॉरी, mgh which is the potential energy increase, it is the kinetic energy decrease, मतलब पहले कितने थे माइनस बाद में कितनी है। तो v दिया होगा, v1 निकालना होगा तो h निकाल लो, या तो h तुम्हें सीधा सीधा दे दिया जाए, लेकिन कभी कभी h सीधा सीधा नहीं दिया जाता है, थीटा दिया जाता है। तो कोई ना, तुम देखो ना ये वाले ट्रायंगल का इस्तेमाल करो, ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। ये रेडियस है तो ये मेरे पास r cos थीटा आ गया। अब पूरा यहां से लेके यहां तक आ गया मेरे पास रेडियस, यहां से लेके यहां तक आ गया r cos थीटा। तो h की वैल्यू आ गई r माइनस r cos थीटा। तो अलग से h निकालो, उस h को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो और फिर बाद में तुम लोग सॉल्व करो। वी हैव डन ईच एंड एवरीथिंग इन द क्लास। अगर आपने पढ़ा है तो आपके दिमाग में बातें जा रही होंगी। तो कोई वेलोसिटी की इक्वेशन वगैरह याद नहीं रखनी है। अगर तुम्हारे पास तो कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के तुम काबिल हो, सक्षम हो। अब अगर किसी भी पॉइंट पे बच्चों तुम्हारे पास वेलोसिटी आ जाए तो नेट सेंट्रीपिटल, अगर किसी भी पॉइंट के ऊपर तुम्हारे पास वेलोसिटी आ जाए तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स आ जाएगा। कि जैसे कि मानो अगर यहाँ पर वेलोसिटी v1 है, मतलब नेट इनवर्ड फोर्स की वैल्यू mv1 स्क्वायर बाय r है। अगर यहाँ पर वेलोसिटी v है, मतलब नेट इनवर्ड फोर्स जिसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है, वो वाली वैल्यू mv स्क्वायर बाय r है। तो टेंशन भी निकाल सकते हो। द रीजन बीइंग तुम काबिल हो गए किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकालने के लिए। अगर तुम किसी भी पॉइंट पे वेलोसिटी निकाल सकते हो मतलब तुम किसी भी पॉइंट के ऊपर सेंट्रीपिटल फोर्स निकाल सकते हो। बच्चा पार्टी, सेंट्रीपिटल नेट इनवर्ड फोर्स होता है। जैसे कि देखना यहाँ पर एक तो आ गया टेंशन जो स्ट्रिंग में है इस पॉइंट के ऊपर, या ये आ गया mg। तो नेट सेंट्रीपिटल फोर्स मैंने निकाल लिया है। नेट सेंट्रीपिटल फोर्स नेट इनवर्ड फोर्स होता है।
तो नेट इनवर्ड फोर्स कितना हुआ, टेंशन एट बी पॉइंट माइनस एम जी, सो टेंशन एट बी पॉइंट माइनस एम जी इज गोइंग टू बी दी सेंट्रीपिटल फोर्स एट दिस पॉइंट। ये मैं निकाल सकती हूँ, ये तो एम जी है तो टेंशन आ जाएगा, मतलब अब तुम किसी भी पॉइंट के ऊपर टेंशन निकाल सकते हो। लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर बोलूँगी भाई यहाँ पर स्ट्रिंग में कितनी टेंशन है, तो तुम फोकस करोगे यहाँ पर बॉडी की वेलोसिटी कितनी है, वहां से तुम नेट इनवर्ड फोर्स निकालोगे। मानो फॉर एग्जांपल नेट इनवर्ड फोर्स आ गया 18 न्यूटन। इसका मतलब एक तो यहाँ पर लग गया टेंशन ऑलवेज एक्टिंग अवे फ्रॉम द बॉडी, और एक देखो बच्चों यहाँ पर mg का कॉस कंपोनेंट लगा। जिनको mg का कॉस कंपोनेंट नहीं दिखा देखना, ये मेरे पास mg है ना, तो ये थीटा तो ये भी थीटा ना, तो मैं बोल दूंगी नेट इनवर्ड फोर्स आ गया मेरे पास टेंशन एट ए पॉइंट माइनस mg कॉस थीटा, वही 18 न्यूटन है। mg वगैरह तो गिवन होगा, थीटा वगैरह तो गिवन होगा, तो टेंशन आ गया। ये इजी क्वेश्चन, मीडियम क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टेप्स डिसाइड करते हैं कि आपका क्वेश्चन का लेवल क्या है। सब हम लोग कर चुके हैं। अब फिर बाद में ये तो आगे पहली चीजें, पहले क्वेश्चन टाइप्स है ना, पहली चीजें जो मोशन से एसोसिएटेड है। फिर दूसरे क्वेश्चन आते हैं हमारे लूपिंग द लूप में से, कि अगर मानो मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन की बात करूं, तो जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं अभी पेन के ये वाले पॉइंट को मानो मैं वर्टिकल सर्कुलर मोशन में भेजना चाहती हूँ, मैंने इसको किसी वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, ये तो नहीं गई सर्कल में, तो इसका मतलब मुझे बॉटम मोस्ट पॉइंट पे बॉडी को किसी तो वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करना पड़ेगा, कोई तो वो मिनिमम वेलोसिटी है ताकि वो पूरा का पूरा सर्कल कंप्लीट करे। तो वो जो मिनिमम वेलोसिटी जिससे हम लोगों को बॉडी को बॉटम मोस्ट पॉइंट पे प्रोजेक्ट करना होता है ताकि वो पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे, दैट वेलोसिटी इज अंडर रूट ऑफ 5 g r, है ना। अगर तुम्हें ये वाली मिनिमम वेलोसिटी पता लगे, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से ये वाली मिनिमम वेलोसिटी निकाल लोगे, जो मेरे स्टूडेंट्स हैं हम सब कर चुके हैं, अंडर रूट ऑफ 3 g r। यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी पता लगी तो यहाँ पर मिनिमम वेलोसिटी निकाल लोगे कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी से, अंडर रूट ऑफ g r। टेंशन की बात करूं तो ये वाली सिचुएशन को लूपिंग द लूप बोला जाता है, कि हम एक ऐसी कंडीशन क्रिएट कर रहे हैं जो मिनिमम कंडीशन है जो बॉडी को चाहिए ताकि वो पूरा का पूरा सर्कुलर मोशन कंप्लीट करे। तो ये लूपिंग द लूप वाली सिचुएशन में हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन 0 होती है ना। जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल है टेंशन 3 mg होती है, जब स्ट्रिंग इस तरीके से, जब बॉडी बिल्कुल बॉटम मोस्ट पॉइंट के ऊपर है, तब जो टेंशन है 6 mg होती है। इस सब डिराइव वगैरह सब कर चुके हैं, अब रिवीजन के दौरान क्या डिराइव करेंगे। तो 2018 में यहाँ से क्वेश्चन आया था, तुम्हें बोला गया था कि मेरे पास ना थीटा के एंगल की एक इंक्लाइंड प्लेन है जिसकी वर्टिकल हाइट h है, तो तुम्हें बोला होता अगर एक बॉडी रेस्ट से आए तो वो जो बॉडी है वो इट हैज इनफ स्पीड टू लूप द लूप ऑफ अ वर्टिकल सर्कल हैविंग द डायमीटर ऑफ कैपिटल D। तो तुम्हें बोला हुआ था कि इन दोनों को जरा सा रिलेट करो, तो इन दोनों को रिलेट करो। तुम्हें क्या बोला हुआ है कि एक बॉडी ऐसे आ रही है, तो यहाँ पर बॉटम मोस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी इतनी वेलोसिटी हो जाती है कि वो लूप द लूप कर लेती है एक ऐसे वर्टिकल सर्कल का जिसके डायमीटर की वैल्यू है कैपिटल D, मतलब रेडियस की वैल्यू मानो r ले लो। तो मैं बोल दूंगी इसका एक ही मतलब है कि ग्रेविटी की वजह से इसने जितने भी वेलोसिटी यहाँ पर गेन की है विच इज अंडर रूट ऑफ 2gh, that is the minimum velocity that it must have at the bottom most point to loop the loop which is under root of 5 g r। बस r को कैपिटल D/2 की टर्म्स में लिखना है और आंसर आ गया। एक बार जरा सा देखिएगा। हाँ जी, तो इस तरीके का जो क्वेश्चन है बच्चों तुम लोगों से पूछा गया था। 1 मिनट, स्पैमर को हटा देते हैं, तुम टेंशन क्यों लेते हो। 8 घंटे के टाइम आउट पे डाल दिया जाए कि 1 घंटे के टाइम आउट पे डाल दिया जाए। चलो बच्चे के साथ रहम करते हैं, 1 घंटे के टाइम आउट के ऊपर उसको डालते हैं। 1 घंटे नहीं 30 मिनट्स के, ठीक है। ये स्पैमर्स लैग करवा देंगे और कुछ नहीं। तो ये मेरे पास वर्टिकल सर्कुलर मोशन आया। आई एम होपिंग सब बच्चों को एक बहुत अच्छा ब्रशअप मिल चुका है, क्योंकि रिवीजन का मतलब ब्रशअप ही है यार, कि ये सारी चीजें करी हुई चीजें लेकिन काफी चीजें हम भूल चुके हैं। तो आओ बैठते हैं और उन सारी चीजों को एक और बार डिस्कस करते हैं। अब मेरे पास आ गया बच्चों पावर। तो पावर होता है कितने रेट से काम हो रहा है, जैसे एक्सेलरेशन होता है कितने रेट से वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी होता है कितने रेट से डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, पावर होता है कितने रेट से कम हो रहा है।
सो पावर इज कितने रेट से काम हो रहा है, या फिर कितना काम हो रहा है 1 सेकेंड में, या फिर कितना काम हुआ है टी टाइम में डिवाइडेड बाय टी टाइम, कितनी बार डिस्कस कर लिया, है ना। तो देखो जो इसकी एक और इक्वेशन फोर्स और वेलोसिटी की टर्म्स में ऐसे निकलती है कि अगर मानो आपके पास बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है अगर उसका वेक्टर है और बॉडी की जो वेलोसिटी अगर उसका वेक्टर है, तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल के भी पावर निकाली जा सकती है। इसके ऊपर 2022 में 2 क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन इससे था कि कितना काम हुआ है टी टाइम में डिवाइडेड बाय टी टाइम, और एक क्वेश्चन इसके ऊपर था कि फॉर एग्जाम्पल मानो मैं तुम्हें एक ये क्वेश्चन दे दूं कि भाई बॉडी के ऊपर जो फोर्स लग रहा है ना इट इज 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप। बॉडी की जो वेलोसिटी है इट इज i कैप माइनस j कैप प्लस k कैप। अब मैं तुमसे पूछूं पावर की वैल्यू बताओ, निकालिए डॉट प्रोडक्ट। 2 और 1 के बीच में 2 होता है, 3 और -1 के बीच में -3 होता है, -1 और 1 के बीच में -1 होता है। ये मेरे पास आ गया -2 वॉट। आंसर कितना आया? -2 वॉट। दूसरा क्वेश्चन मैं तुम्हें ऐसे बोल सकती हूँ कि भाई मानो अगर 6 kg के पानी को, मानो मैं तुम्हें बोलूं कि 6 kg के पानी को अगर 1 सेकेंड में 20 मीटर की हाइट से उठाया जा रहा है, तो मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि बताओ मोटर की कितनी पावर है। कि अगर मानो एक मोटर 6 kg के पानी को 20 मीटर की हाइट से 1 सेकेंड में उठा रही है, तो इस मोटर की पावर कितनी है। तो मोटर की पावर कितनी है, मतलब मोटर यहाँ पर कितना काम कर रही है 1 सेकेंड में। तो ये आ जाएगा कि हम कितनी पोटेंशियल एनर्जी पानी की बढ़ा रहे हैं 1 सेकेंड में। तो वो मेरे पास आ जाएगा कितना मास ऑफ द पानी हम उठा रहे हैं 1 सेकेंड में, मल्टीप्लाइड बाय जी, मल्टीप्लाइड बाय कितनी हाइट से उठा रहे हैं। ऐसे है ना, वी हैव डन ईच एंड एवरीथिंग। अब बच्चों इसका एक मॉडिफाइड क्वेश्चन आया था 2021 में कि तुम्हें ना जैसे कि पावर इज वर्क डन बाय टाइम। अब वर्क डन प्रेशर वॉल्यूम वर्क भी तो हो सकता है कि मानो अगर मैं किसी लिक्विड को, अगर मानो मैं V वॉल्यूम की लिक्विड को P के प्रेशर के साथ पंप करती हूँ, तो अगेन दैट इज रिलेटेड टू फ्लूइड मैकेनिक्स नो। सो वो वाला वर्क डन, प्रेशर वॉल्यूम वर्क डन कैसे लिखते हैं, प्रेशर वॉल्यूम एनर्जी कैसे लिखते हैं, PV। तो मानो तुम्हें ये बोला जाए कि भाई तुमने ना 2 मीटर क्यूब की लिक्विड को पंप किया 10 पास्कल्स के अगेंस्ट, इसका मतलब तुमने जो काम किया है वो किया है 20 जूल का। तो मानो अगर मैं बोलूं कि ये तुमने किया है 2 सेकंड में, तो तुमने 20 जूल का काम किया 2 सेकंड में, मतलब 10 जूल का काम किया 1 सेकंड में। जो आप काम करते हैं 1 सेकंड में वही मेरा पावर होता है। तो ऐसे हार्ट वाला क्वेश्चन 2021 में तुमसे पूछा गया था। फिर बच्चों 2016 में ऐसा क्वेश्चन आया था कि भाई बॉडी तो मेरे पास 1 kg की बॉडी के ऊपर फोर्स ऐसे लग रहा है, तो तुम देख पा रहे हो कि जो फोर्स है उसकी तो इक्वेशन दे दी, फोर्स की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट वाली इक्वेशन दे दी, पावर की इक्वेशन पूछी हुई थी। अब देखो पावर वर्क डन बाय टाइम है, वर्क डन एक स्केलर है, टाइम एक स्केलर है, तो पावर भी एक स्केलर है। तो पावर की इक्वेशन पूछी हुई थी, तो मैं सोचूंगी कि यार देखो पावर और फोर्स को रिलेट करते हुए मेरे पास एक ही इक्वेशन है कि अगर मानो मैं फोर्स की रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स वाली इक्वेशन, या फिर चलो मैं फोर्स की इक्वेशन और वेलोसिटी की इक्वेशन के बीच में डॉट प्रोडक्ट कर दूं तो ही पावर आती है, देयर इज नो अदर वे। फोर्स की इक्वेशन मेरे पास है, वेलोसिटी की निकाल लो। अगर फोर्स की ये इक्वेशन है, मास के साथ डिवाइड कर दो, एक्सेलरेशन की इक्वेशन आ गई। एक्सेलरेशन की इक्वेशन की इंटीग्रेशन कर दो टाइम के साथ, वेलोसिटी की इक्वेशन आ गई। अब ये है तुम्हारे पास फोर्स की इक्वेशन, ये है तुम्हारे पास टाइम की इक्वेशन, निकालिए डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट के आंसर में आई कैप जे कैप नहीं आएगा, डॉट प्रोडक्ट नंबर होता है। तो 2t और t स्क्वायर 2t क्यूब बन गया, 3t स्क्वायर और t क्यूब 3t की पावर 5 बन गया। ये मेरे पास आंसर आ गया, 2016 का क्वेश्चन था। ये देखो 2000, अच्छा ये ब्लड पंप वाला जो क्वेश्चन है ना 2015 का था, 2015 का क्वेश्चन था। देखना, देखो पावर से कितने क्वेश्चन है बच्चों, पावर से कितने क्वेश्चन है, यही होता है फायदा पीवाईक्यू टैगिंग का, आपको एग्जैक्टली पता लग जाता है कि ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे 2015 में ना ये क्वेश्चन आया था कि भाई अगर मानो तुम 5 लीटर ब्लड को पंप कर रहे हो 1 मिनट में इतने प्रेशर के अगेंस्ट, तो हार्ट की कितनी पावर है, हार्ट की कितनी पावर है। अगर जो हार्ट है इतने प्रेशर से, विच इज 150 mm ऑफ Hg, इतने प्रेशर के साथ इतने ब्लड को पंप कर रहा है 1 मिनट में, तो मैंने तो समझ लिया कि भाई वर्क डन की पावर होता है कितना काम हो रहा है पर यूनिट टाइम, कितना काम हो रहा है 1 सेकेंड में।
तो मैं बोल दूंगी कि भाई देखो, जो काम हो रहा है 1 सेकेंड में, इट कैन बी रिटन इज इक्वल टू कितने प्रेशर के अगेंस्ट मैं पंप कर रही हूँ लिक्विड को, मल्टीप्लाइड बाय मैं कितनी वॉल्यूम ऑफ लिक्विड को पंप कर रही हूँ 1 सेकेंड में। तो यहां से मेरे पास आ गया ना कि देखो मैं इतनी लिक्विड पंप कर रही हूँ, इतना मैं ब्लड पंप कर रही हूँ, 5 लीटर पंप कर रही हूँ अगर मैं 60 सेकेंड में, इसका मतलब 5 डिवाइडेड बाई 60 लीटर पंप कर रही हूँ मैं 1 सेकेंड में, मतलब 5 इंटू 10⁻³ डिवाइडेड बाई 60 मीटर क्यूब पंप कर रही हूँ मैं 1 सेकेंड में। तो ये मैंने यहाँ पर डाल दिया। प्रेशर इन्होंने दिया हुआ है 150 mm ऑफ Hg, फ्लूइड मैकेनिक्स कर चुके हैं। 150 mm ऑफ Hg का प्रेशर का मतलब क्या, रो GH। डेंसिटी ऑफ द मर्करी 13.6 इंटू 10⁻³ ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन 10, हाइट 150 mm, बोले तो 0.15 मीटर। तो कैलकुलेटिव था बट इट वॉज नॉट डिफिकल्ट क्वेश्चन। कैलकुलेशन थी इसमें, कन्वर्जन थी, लेकिन डिफिकल्ट नहीं था, डिफिकल्ट नहीं था। जो पावर है इट इज कितना काम 1 सेकेंड में हो रहा है। सो आइदर इट कैन बी रिटन इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाइड बाय कितना डिस्प्लेसमेंट 1 सेकेंड में हो रहा है, तो ये इक्वेशन आ गई, या फिर प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय कितनी वॉल्यूम पंप करी जा रही है 1 सेकेंड में उस प्रेशर के अगेंस्ट, तो मेरे पास जो ये दूसरी इक्वेशन हो गई। वेरी वेरी टू द पॉइंट क्वेश्चन, सिर्फ कन्वर्जन थे। फिर बच्चों यहां पर बस ठीक है, ये मेरे पास हो गया पावर। अब मेरे पास आखिरी टॉपिक आ जाता है कोलिजन, और फिर बाद में हमारा वर्क एनर्जी पावर कंप्लीट। तुम देख पा रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस के साथ हम लोगों ने सारे के सारे चैप्टर्स कवर किए हैं। कैलकुलेशन है बट देन अगेन दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। ये तो तुम ऑब्वियस ही बात है, कुछ क्वेश्चंस तो होंगे ना यार। सारे के सारे क्वेश्चंस इजी अगर तुम लोगों को दे दिए जाए नीट के एग्जाम में, इतने राज दुलारे थोड़ी हो तुम लोग, सबको थोड़ी। ऑलरेडी जब यार मुझे लग रहा है पिछले 3 सालों से ना इजी क्वेश्चन पेपर ही आ रहा है, तो मैं तो बोल रही हूँ 2024 में थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर पूछ लिया जाए। क्या फायदा है सबके, मतलब 20-20 बच्चों के, 15-15 बच्चों के, 6-7 बच्चों के 720 में से 720 आ रहे हैं। मैं तो बोल रही हूँ टफ क्वेश्चन पेपर आए, है ना, टफ क्वेश्चन पेपर आए, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा। ऐसे नहीं होता कि इजी क्वेश्चन पेपर कि टफ क्वेश्चन पेपर आ गया तो हमारा सिलेक्शन रुक गया। नहीं भाई, सबके लिए टफ था। अगर do you understand me, the level of the exam never decides whether you will be able to crack NEET or not, because if it is tough for everyone, if it is easy for everyone। बस टफ क्वेश्चन पेपर में ना एक स्टैंडर्ड सेट हो जाता है यार कि 720 नहीं आने चाहिए, कॉम्पिटेटिव एग्जाम है, 720 नहीं आने चाहिए, है ना। फर्स्ट रैंक के 720 नहीं आने चाहिए, 706 होने चाहिए, या फिर 690 होने चाहिए। कट ऑफ नीचे जाना चाहिए, 720 नहीं आने चाहिए। तो थोड़ा सा तो लेवल सेट होना चाहिए यार नीट के एग्जाम का, काफी लेवल गिर चुका है नीट के लेवल का। सो होपफुली 2014 में डिफिकल्ट क्वेश्चन पेपर आए, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बस तुम्हारे कम मार्क्स आएंगे, सबके कम मार्क्स आएंगे, उन कम मार्क्स के बेसिस के ऊपर किसके ज्यादा आए हैं किसके कम आए हैं वो सेम रहेगा। समझ रहे हो? चलिए ओके। तो अभी अगर बच्चों में कोलिजन की बात करूं तो भैया कोलिजन का मतलब दो बॉडीज आ रही हैं एक दूसरे के साथ टकरा रही हैं और फिर बाद में वापस जा रही हैं। तो ये चाहे कैसा भी तरीके का कोलिजन हो, मोमेंटम हमेशा कंजर्व्ड होता है। एक ऐसा कोलिजन जिसमें मोमेंटम भी कंजर्व्ड हो और काइनेटिक एनर्जी भी सिस्टम की कंजर्व्ड हो, उसको परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन बोला जाता है। परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में बॉडी दोनों जितने भी वेलोसिटी के साथ अप्रोच करेंगी उतने वेलोसिटी के साथ सेपरेट भी कर जाएंगे। जो दूसरे दो तरीके के कोलिजन बच गए जिसके अंदर मोमेंटम तो कंजर्व्ड है लेकिन काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व्ड है, वो इनइलास्टिक है। एक ऐसा इनइलास्टिक कोलिजन जहां पर कोलिजन के बाद दोनों बॉडीज एक दूसरे से चिपक ही जाएं, दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक। तो एक इलास्टिक एक इनइलास्टिक। परफेक्टली इलास्टिक बोले तो कि मोमेंटम तो कंजर्व्ड होना ही होना था, चाहे जैसा भी कोलिजन हो मोमेंटम तो कंजर्व्ड होगा ही। यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी भी ना तो पहली बॉडी की ना ही दूसरी बॉडी की, सिस्टम की, कि जो काइनेटिक एनर्जी है सिस्टम की वो कंजर्व्ड रहेगी। फिर हो गया इनइलास्टिक कोलिजन की काइनेटिक एनर्जी नहीं कंजर्व्ड रहेगी, जिसका एक स्पेशल केस आ गया कि भाई दोनों बॉडीज चिपक ही गई। यहाँ पर हम लोग कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन डिफाइन करते हैं, विच इज वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। हमारे परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में तो दोनों बॉडीज एक दूसरे से चिपक ही गई हैं, तो ऑब्वियसली बात है कोई सेपरेशन ही नहीं है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 0 आ गया। 2018 में यहाँ से क्वेश्चन था।
परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन में बॉडी जितनी स्पीड के साथ अप्रोच कर रही है उतनी स्पीड के साथ सेपरेट भी कर रही है ना। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू आ गई 1। तो परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली इनइलास्टिक के बीच में लाई कर रहा है ना ये इलास्टिक, सॉरी इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक परफेक्टली इनइलास्टिक, इनके बीच में इनइलास्टिक है, तो कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन भी 1 और 0 के बीच में होगा, है ना। ये इक्वेशन है भाई, ये इक्वेशन याद करनी है तुम्हें, इसका कोई तोड़ नहीं है ना। कि अगर मानो मेरे पास एक कोलिजन हो रहा हो m1 और m2 मास की बॉडी के बीच में, जहां पर उनकी इनिशियल वेलोसिटी u1 और u2 हो, ध्यान दीजिएगा, जहां पर उनकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो, u1 और u2 हो, कोलिजन में कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू e हो, तो फाइनल वेलोसिटी पहली बॉडी और दूसरी बॉडी की यहां से निकाली जाती है ना। अब मानो अगर मैं ये 2 क्वेश्चन टाइप तुम लोगों को कराऊं, मानो मैं बोलूं कि भाई एक बॉडी है, बॉडी u की वेलोसिटी से ग्राउंड को हिट करती है, और जब ये कोलाइड करती है ग्राउंड के साथ, मानो इस कोलिजन के लिए कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू e है, तो तुमसे पूछा जाएगा कि जब ये बॉडी उठेगी कितनी वेलोसिटी से उठेगी। तो भाई दिस इज वेरी जेन्युइन, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन बाय वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। कोलिजन ग्राउंड और बॉल के बीच में है, तो आई कैन से कि ग्राउंड को छोड़ के बॉल जितनी वेलोसिटी से जा रही है वो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन है। ग्राउंड को हिट करते हुए बॉडी जिस स्पीड के साथ हिट करी थी वो वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी। तो तुम देख पा रहे हो कि जो वेलोसिटी फर्स्ट कोलिजन के बाद होगी इट इज e मल्टीप्लाइड बाय u। पूरा डिराइव करके इक्वेशन निकलती है कि जो वेलोसिटी nth कोलिजन के बाद होगी इट इज e रेज टू पावर n मल्टीप्लाइड बाय u। वैसे ही मैक्सिमम हाइट का रिलेशनशिप भी आता है कि मानो अगर पहले बॉडी कैपिटल H की हाइट से गिरे, ग्राउंड से टकराए, बॉल और ग्राउंड के बीच में कोलिजन हो रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की वैल्यू e है, तो तुमसे पूछा जा सकता है nth कोलिजन के बाद वो कितनी हाइट से उठेगी। तो फिर इक्वेशन यहाँ पर ये आ जाती है कि nth कोलिजन के बाद बॉडी जितनी हाइट से उठेगी इट इज e की पावर 2n मल्टीप्लाइड बाय पहले वाली कितनी हाइट थी। ध्यान से जरा सा देखिए ये ब्लॉक। स्वाति क्या बोल रही है? स्वाति, तेरे नाल मैं आवांगी, ससुराल मैं जावांगी। अभी तो आप रेस्ट इन पीस होइए, रुकिए। ये देखो, तो ये तो अगेन जो वेलोसिटी nth कोलिजन के बाद होगी इट इज कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन की पावर n मल्टीप्लाइड बाय पहले कितनी इनिशियल वेलोसिटी से वो ग्राउंड को हिट करी थी, और nth कोलिजन के बाद वो कितनी हाइट से बॉडी राइज करेगी इट इज e की पावर 2n मल्टीप्लाइड बाय पहले कितनी हाइट के साथ वो गिरी थी। एक बार जरा सा यहाँ पर देख लीजिए, ये हमारा वर्क एनर्जी पावर का देख लो बच्चों इन 2 पेज नोट्स की हेल्प से रिवीजन। दोबारा से अगर आपको ये 2 पेज नोट्स चाहिए, आपको सिर्फ गूगल करना है 2 पेज नोट्स बाय तमन्ना चौधरी, आपको ये मिल जाएंगे, ठीक है जी। और आपको ये कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ गूगल कर लो, गूगल पे आपको मिल जाएंगे। इन 2 पेज नोट्स की हेल्प से हम ऐसा रिवीजन कर रहे हैं जिसके अंदर कंसेप्ट से लेके क्वेश्चन से लेके PYQ भी टैग्ड है। एक ऐसा रिवीजन जो आप खुद से कभी नहीं कर पाएंगे, एक ऐसा रिवीजन जो अगर ये नोट्स नहीं होते तो नहीं होता, ठीक है। और ये देख लो बच्चों हमारे 5 चैप्टर्स, जिसमें से 4 चैप्टर्स मैकेनिक्स के थे। मैकेनिक्स आपका सबसे टाइम कंज्यूमिंग यूनिट, ये खत्म। अब मैं तुम लोगों को ब्रेक देने वाली हूँ 15 मिनट का। 12:08 हुए हैं, ठीक है, 12:05 मान रही हूँ मैं इनको, ठीक है। चलो 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 कोई ना, 11:25 पे शुरू करते हैं। अब थोड़ा सा ब्रेक ले लो भाई, मैं भी थोड़ा सा गले को आराम देती हूँ। 12:25 PM के ऊपर क्लास रिज्यूम होगी। आराम से ब्रेक ले लीजिए, थोड़ा सा ब्रेकफास्ट कर लो अगर अभी तक ब्रेकफास्ट नहीं किया है। फोन मत चलाना, आराम से आंख बंद करके लेट जाओ, दिमाग को थोड़ा सा रेस्ट दो, क्योंकि अब फिर बाद में हम लोगों को थर्मल फिजिक्स कंप्लीट करिए। अब थोड़ा सा ब्रेक लेंगे यार, दिमाग थक गया है, मेरा दिमाग तक थक गया है मैकेनिक्स समझाते समझाते। तो अभी थर्मल फिजिक्स करेंगे, क्योंकि थर्मल फिजिक्स में तो एक भी मैथमेटिकल टूल नहीं है, यहाँ पर तो इनने मैथमेटिकल टूल थे, ठीक है जी। लाइक कर देंगे सारे के सारे बच्चे इस सेशन को, और मैं वापस आती हूँ 11:25 PM के ऊपर, ठीक है। आपके पास आराम से 15 मिनट का ब्रेक है, 15 मिनट के ब्रेक को एंजॉय कीजिए, जो भी लंच वगैरह करना है इसी टाइम में कर लो, ठीक है जी। चलो ओके,
I'll see all of you at 12:25 p.m. 5 chapter done, 3 chapters हम लोग नेक्स्ट में करने वाले हैं. नेक्स्ट 5 chapters डन, 5 chapters डन. ये हम लोग 3 निपटाएंगे, फिर 2 रह जाएंगे, फिर 4 रह जाएंगे. SHM वेव्स तो छोटू छोटू से. 4 बजे तक क्लास चलेगी, मान के चलो. ठीक है, ओके जी. ओके, देन आई विल सी ऑल ऑफ यू एट 12:25 p.m. ठीक है.
हेलो जी, हेलो 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 हेलो, बताइए, एम आई क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल एवरीवन? हेलो जी, हेलो 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 हेलो। चलो एक छोटा सा वीडियो डाल देते हैं टेलीग्राम के ऊपर, है ना, खूब सारे एक्सप्रेशंस के साथ। बच्चे आ गए हैं, 4000 बच्चे बैठे थे। वही तुम लोग जो फिजिक्स से दूर भागते हो ना, समटाइम्स इट इज so difficult to not take it personally, but man, oh man, how you run away from physics, by god. हाँ। हेलो जी, चलो शुरू करते हैं हम लोग थर्मल फिजिक्स को। थर्मल फिजिक्स के तीनों चैप्टर्स की रिवीजन मैं तुम लोगों को 2 घंटे से कम टाइम में करवाने वाली हूँ। जी हाँ, नो कैप, एज यू ऑल जेनजीज से हम लोग 2 घंटे में पूरी की पूरी थर्मल फिजिक्स को रिवाइज कर देंगे। फटाफट से आ जाइए और शुरू करते हैं। कैंसिल हो गया, ये मेरे साथ बड़ी बात है, अब नहीं करूंगी। क्लास हैज स्टार्टेड। बार बार नहीं ये एक्सप्रेशन, बार बार, दूसरी बार में तो एक्टिंग हो जाती है ना, पहली बार में तो आप एक्चुअली में बात कर रहे थे, अब दोबारा नहीं करूंगी। चलिए जी, तो आई एम होपिंग सारे के सारे बच्चे रेडी हैं। हमारे दूसरे चैप्टर, हमारे एक्चुअली में 6th चैप्टर और एक अलग यूनिट की शुरुआत करते हो, क्योंकि बड़े वेक्टर हो गए यार, बड़ी डायरेक्शन हो गई, बड़ी वेलोसिटी हो गई, बड़े फिटे फोर्स हो गया। अब थोड़ी सी अलग बातें करते हैं, ठीक है? अब ऐसी बात करते हैं जहां पर कोई भी मैथमेटिकल टूल ना हो, और अब आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग 3 चैप्टर्स को करने वाले हैं, बीच में आपको कोई ब्रेक नहीं मिलेगा। बहुत ही ईजी चैप्टर्स हैं, बहुत ही जेन्युइन चैप्टर्स हैं। पहला थर्मल फिजिक्स का चैप्टर, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, फिर बाद में हमारा थर्मोडायनामिक्स, और आखिर में हमारे पास बच जाता है केटीजी। ठीक है,